ना पूछी गई जाति, ना पूछी गई भाषा, ना पूछा गया प्रांत कि तुम कहां से हो, सिर्फ पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या। और जब उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूं, तो हिंदू होने के नाम पे दर्दनाक तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है, निर्मम तरीके से उनकी हत्या की जाती है। कि ये बात मैं आपको बताने से भी डर लग रहा है मुझे कि मैं हिंदू हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार विशाल फैक्ट्स में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बेसरान वैली, जो कि भारत की ही नहीं पूरी दुनिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बेसरान वैली में पहलगाम करके जो घाटी है, पहलगाम घाटी में कुछ टूरिस्ट, कुछ हिंदू टूरिस्ट आए हुए थे और वहां पे टूरिज्म का लुत्फ उठा रहे थे। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कुछ लोग अपने हनीमून पे थे, कुछ लोग वहां पे मैगी खा रहे थे, कुछ लोग इसी तरीके से सभी अपने अपने परिवार के साथ खुश नजर आ रहे थे कि अचानक से होता है एक हमला। कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान से, जिनमें से 3 जो कि पाकिस्तानी थे और 2 जो कि लोकल थे, अचानक से आते हैं और गोली मार करते हैं। और गोली मार में फिर शुरू होता है मौत का नहीं, जिहाद का, खून का नंगा तांडव, जिसमें 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हिंदुओं से कहा जाता है कि हिंदुओं तुम अलग हो जाओ, हिंदुओं तुम अपनी पैंट उतारो, हिंदुओं कलमा पढ़ो। जब कोई हिंदू कलमा नहीं पढ़ पाता है तो हिंदू होने के नाम पे उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसे शहीद कर दिया जाता है, उसे दर्दनाक मौत दी जाती है। और उनकी औरतों को कहा जाता है कि जाओ तुम्हारे मोदी से जाके कह दो कि इनको हमने मारा है। अगर हर हिंदू भी इसी तरीके से हथियार उठा के हर दूसरे धर्म के साथ करना शुरू कर दे, हर मुसलमान को इसी तरीके से मारना शुरू कर दे, तो यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अवरुद्धानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्मानाय स्वाधुना विनाशाय चतुस्थिता धर्म संस्थापनापथाय संभवामि युगे युगे। होने में कितना समय लगेगा? कौन बचेगा इसमें? कौन रहेगा हिंदू, कौन रहेगा मुसलमान? जरा बताओ, बताओ ना। चुप क्यों हो तुम? आतंकवादियों, तुम में इतनी ही हिम्मत है तो हमारी इंडियन आर्मी से लड़के दिखाओ ना, सामने से सामना करो ना। आतंकवादी इस बात को जानते थे कि कश्मीर में कुछ समय के बाद पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इसी वजह से कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा, कश्मीर में लोगों को रोजगार मिलेंगे, कश्मीर के युवा जो कि बेरोजगार नहीं रह पाएंगे, कश्मीर में आर्थिक विकास होगा। ये बात टेररिस्ट अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस हमले को अंजाम तक पहुंचाया। ये हमला करके आने वाले लगभग कई सालों तक कश्मीर के युवा को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है। ये बात वो जानते थे, जब कश्मीर का युवा बेरोजगार होगा तो उनके हाथों में थमाया जाएगा हथियार, और जब उनके हाथों में हथियार थमा दिया जाएगा तो वो बन जाएंगे आतंकवादी। और इस तरीके से आतंकवादी अपनी सेना बनाना चाहते हैं, अपने आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं। यह बात सरकार भी जानती थी कि अमरनाथ यात्रा कुछ समय में शुरू होने वाली है, अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी की जरूरत होगी, तो इस तरीके का सिक्योरिटी लैब किस तरीके से हो सकता है। जब बात करें पहलगाम वैली की, तो पहलगाम वैली से बॉर्डर 200 किलोमीटर की दूरी पे है
तो 200 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर होने के बावजूद भी इस तरीके का निर्मम हमला किस तरीके से हो पाया? जब अमित शाह जी वक्त एक्ट के लागू होने पर यह बात कहते हैं कि एक भी इंसान की जान नहीं जाएगी, तो आज जब हमने आप लोगों को वोट देके जिताया है, तो किस तरीके से हम हिंदू, हमारे नाम पे आपने वोट लिया, तो किस तरीके से हिंदुओं की वहां पे जान गई? जवाब दीजिए अमित शाह जी, जवाब दीजिए मोदी जी। और इसके ऊपर हम आपसे मांगते हैं कि आप इस हमले का कड़ा से कड़ा जवाब दे आतंकवादियों को उनके मौत के अंजाम तक पहुंचाए, पाकिस्तान को उनकी इस घिनौनी हरकत का जवाब दिया जाए। मोदी जी, यह मेरी दिल से आपसे रिक्वेस्ट है। इस हमले के होने के कुछ देर बाद जो आतंकवादियों का संगठन है, इसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा की एक शाखा है। लश्कर तैयबा वही हरामखोर हाफिज सईद का संगठन, वही हाफिज सईद जिसने निर्मम तरीके से 26/11 का हमला करवाया था, जिसने हमारी पार्लियामेंट पे अटैक करवाया था, वही हरामखोर हाफिज सईद आज पाकिस्तान से ये बात कहता है कि मोदी, तू जब हमारा पानी रोकेगा तो हम तुम्हारी सांस रोकेंगे। उस लश्कर तैयबा को निस्त नाबूद करने का समय आपका आ गया है। उस लश्कर तैयबा के एक एक लश्कर का जवाब देने का वक्त आ गया है। इस हमले के होते ही जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पे गए हुए थे, वो अपनी बीच यात्रा छोड़ के वापस भारत लौटते हैं और कैबिनेट की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाते हैं। उस बहुत बड़ी मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े निर्णय लिए जाते हैं। उन कड़े निर्णयों में एक था सिंधु जल समझौता। 1947 में जब जिन्ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो बन गया, पाकिस्तान तो उसने देश बना लिया, लेकिन जब उसने देखा कि हमारे पास पानी तो है ही नहीं, लेकिन जब वो ज्यादा सोच पाता, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान का उसके बाद का जो प्रधानमंत्री बना, अयूब खान, वो थोड़ा सा स्मार्ट था। उसने नेहरू जी को अपनी जाल में फंसाया। नेहरू जी जो कि एक आइडियलिस्टिक लीडर थे, उनको वो पाकिस्तान बुलाता है और नेहरू जी को कहता है कि हम कश्मीर के मसले को हल करेंगे और साथ ही साथ हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो आप प्लीज अपनी जो सिंधु नदी है उसको प्लीज थोड़ा सा वहां से पानी हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए। नेहरू जी इस बात में आ गए। इस बहकावे में आके नेहरू जी पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाने के बाद नेहरू जी के साथ होता है एक बहुत बड़ा धोखा। अयूब खान कहते हैं कि सिंधु जो नदी है उसके वेस्ट में जो नदियां फ्लो करती है, जैसे कि चिनाब और झेलम, सिंधु, चिनाब और झेलम, इन तीनों नदियों का जो भी 80% पानी है उसका उपयोग करने का हक आप हमें दे दीजिए। और रावी, सतलज और ब्यास, इन तीनों नदियों का पानी, ये पूरब में बहने वाली नदियां है, तो इनका जितना भी आप यूजेज होता है उसमें से 80% यूज आप अपने पास रखिए। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों पर आप कोई भी बांध नहीं बनाएंगे, इन तीनों का 80% पानी हम यूज करेंगे। वैसे ही ब्यास, सतलज और रावी, इन तीनों नदियों का 80% पानी आप यूज करेंगे और इन्हीं के साथ इनके ऊपर जितने भी डैम बनाने वो आप तय करेंगे। ये सिंधु जल समझौता कई सालों से हमारे देश के ऊपर सुई की तरह, नासूर की तरह चुभता आ रहा था। मैं मोदी जी को इस बात का थैंक यू कहना चाहूंगा कि चलो अब जाके इस समझौते को कैंसिल किया गया है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ हमारे देश का किसी भी प्रकार का अब कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहेगा। जितने भी राजदूत भारत में पाकिस्तान के हैं, उनको 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान वापस जाने का निर्णय लिया जा चुका है और पाकिस्तान से जितने भी वीजा अलॉट किए गए उनको कैंसिल कर दिया गया है और जितने भी सैलानी या जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं उनको 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसी के साथ
पाकिस्तान के साथ तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दिया गया है। और यही नहीं, मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए, पूरी दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए। यूएन के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान को यूएन की FATA की ब्लैक लिस्ट में भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान को पता चले आतंकवाद क्या होता है। पाकिस्तान को नेवल ब्लॉकेज कर देना चाहिए। पाकिस्तान के पास 2 ही बंदरगाह है, ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट। अगर भारत वहां पे अपनी नेवी को बिछा देता है तो पाकिस्तान के पास करीब 9 से 10 दिनों का पेट्रोलियम बचा हुआ है। पाकिस्तान पूरी तरीके से असहाय हो जाएगा। पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अगर नहीं होता है या पाकिस्तान युद्ध का ऐलान करता है तो ये पाकिस्तान के ऊपर ही अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि भारत की सेना किस तरीके से खार खा के बैठी है। उनको उनके मंसूबों तक पहुंचाने के लिए भारत की सेना किस हद तक जा सकती है। ये तो जब हमने सिंधु जल समझौते को कैंसिल किया तो इस बात को जान के हमारा प्रिय दुश्मन पाकिस्तान किलबिला उठा, और किलबिलाने के बाद उसने भी कुछ अहम निर्णय लिए जो कि उसे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था। लेकिन पाकिस्तान बेटा, तूने अपने ही पैर के ऊपर बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि याद कर, शिमला समझौता अगर तू रद्द करता है, 1971 के अंदर जब तू हारा था भारत से, तो 93,000 फौजियों को तूने सरेंडर किया था। भूलना नहीं चाहिए ये बात तुझे। 93,000 फौजियों को सरेंडर करने के बाद शिमला समझौता तो एक कसम की तरह था तेरे लिए। शिमला समझौते में कुछ बातें की थी, जो की थी कि हम एक दूसरे के फौजियों को रिहा कर देंगे। हमने तो तेरे 93,000 फौजियों को घुटने पे टिका के रिहा कर दिया था, लेकिन तूने अभी भी कई सारे हमारे देश के फौजी तेरे देश में है। इस समझौते का तुमने कब अमल किया? दूसरी बात, तूने ये बात कही थी कि शिमला समझौते के तहत दोनों ही देश अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करेंगे। बेटा, तूने कभी भारत की सीमा का सम्मान किया है? तीसरी बात ये कि LOC को हम सीमा मानेंगे। तू हर बार तो घुसपैठ करके घुस जाता है और ये बात तू भूल भी जाता है। बेटा प्लीज थोड़ा याददाश्त अपनी तेज रखा कर। तीसरी बात तू कहता है कि हम दोनों देश एक दूसरे के प्रति शांति स्थापित करेंगे। शिमला अकॉर्ड के तहत तू शांति स्थापित करने की ये जो तेरी मंशा थी, कभी तूने निभाई नहीं। 1991 में तूने बम ब्लास्ट किया, 1999 में तूने कारगिल वॉर किया, वही 2001 में तूने पार्लियामेंट पे अटैक किया, 2008 में तूने हमारे बेचारे बेसहारा ताज होटल पे लोगों को निर्भय तरीके से, निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा। ये बात तू भूल गया है क्या? याद दिलाओ तुझे। और चौथी बात, इस समझौते के तहत तू कहना चाहता है कि कोई भी तीसरा देश हमारे दोनों के बीच में ना आए, और अब कैंसिल करने के बाद तू चाइना को या UN को इसके बीच में लाएगा। अरे जिसको लाना हो ला, जो उखाड़ना है उखाड़। हाफिज सईद, पाकिस्तान तेरा तो खात्मा थे। अब तेरा जवाब, मैं इस बात को कंडम करता हूं कि 10 से 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान को इस बात का कड़ा जवाब मिलने वाला है। और हाफिज सईद, तू तो मेरी बात सुन ले, साले हरामी, तेरा भी बहुत जल्द खात्मा होगा। लश्कर तैयबा निस्त नाबूद होगा। दोस्तों, मेरी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार बना सके और देश को जागरूक कर सके। जय हिंद।